नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा के 7 शहरों में हुए निकाय चुनाव के नतीजे आने में केवल एक ही दिन बचा है। निकाय चुनाव के नतीजे सियासी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। निकाय चुनाव में अगर बीजेपी जीती है तो पार्टी को मजबूती मिलेगी और बता दें कि जीत से सीएम सैनी सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ेगी। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की लगातार जीत की छवि बनेगी। सैनी सरकार की लोकप्रियता और संगठनात्मक मजबूती के तौर पर भी इन नतीजों को देखा जा सकेगा। वहीं निकाय चुनाव के नतीजों से कांग्रेस पर भी गहरा असर होगा, ऐसा आकलन लगाया जा रहा है। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहता है तो पार्टी के अंदर खींचतान बढ़ सकती है। क्या रहने वाला है निकाय चुनाव के नतीजों का परिणाम और क्या होगा इन परिणामों का असर, यह सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा तमाम पैनलिस्ट के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। रविवार को हुए प्रदेश के 7 शहरी निकायों के चुनाव के नतीजे बुधवार 13 मई को आने हैं। जहां जहां निकाय चुनाव हुए हैं और जहां नहीं भी हुए, वहां के लोगों को इन चुनावी नतीजों का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या निकाय चुनाव में बीजेपी खासकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चुनावी जलवा बरकरार रहता है कि नहीं। वहीं रविवार शाम को चुनाव खत्म होते ही सोमवार सुबह पंचकुला में जबरदस्त बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि पंचकुला की कांग्रेस मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज और पंचकुला के वार्ड 13 से पार्षद पद का चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विशाल भारद्वाज ने मीडिया के सामने आरोप लगाए कि वो रात 1:30 बजे स्ट्रांग रूम से घर चले गए। सुबह 8 बजे ईवीएम्स वाली जगह पर आए तो देखा स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद पड़े थे। 1:30 बजे रात को हम यहाँ से सारे सील करवा के गए हैं यहाँ से, और तब कैमरा चल रहे थे और इनको कहा कि कैमरा 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। वो बोले जी बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगा। जबकि उस टाइम मैंने इनको कहा कि अंदर का जो व्यू है, कुछ कॉर्नर्स दिखाई नहीं दे रहे, तो चारों कॉर्नर्स पे ऊपर कैमरा लगना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, बाहर भी कैमरे हैं और अंदर भी एक ही कैमरा है अंदर, और वो भी बंद कर दिया। तो ये तो इनकी नीयत साफ नजर आती है। और टेक्निकल प्रॉब्लम पहले तो मान ही नहीं रहे थे और उसके बाद कह रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। 1 घंटा कैसे 1.5 घंटा बंद हो सकता है कैमरा? तो इनकी नीयत स्पष्ट दिखाई देती है, तो इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। उधर बहुत सारे नुमाइंदे वहां पर खड़े हैं, हर पार्टी का नुमाइंदा वहां खड़ा है, अपनी आवाज उठा रहा है। बीच में इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है। इन्होंने पहले मुझे ये बात बोली कि आप एंट्री कराओ। एंट्री मैंने करवा दी। एंट्री करवा के जब मैंने अंदर की स्क्रीन चेक करी, उसके बाद वो वाली स्क्रीन भी बंद है। एक स्क्रीन अंदर है, एक स्क्रीन बाहर लगी हुई है। वहां से मैंने मीडिया बंधु सामने देखे, तो मैंने कहा मीडिया के पास आए और मीडिया को इस बात का हम प्रश्न उठाएं कि सरकार हमारे साथ ऐसे क्यों कर रही है। मैं बीच में से जब यहाँ आने लगा, इन्होंने 5-6 पुलिस वाले हमारे लिए बिठा रखे, हमें आने का मुझे रोक दिया गया। बजाय कि मेरी एंट्री करवाई, उसके बाद भी मुझे रोक दिया गया। मैं घूम के आपके पास पहुंचा किसी तरीके से अपनी आवाज उठाने। आज ये मुद्दा है कि इलेक्शन करवाने ही क्यों है जब आप लोग निष्पक्षता पे बिलीव नहीं करते। विपक्ष के इन आरोपों के बाद अचानक असमंजस पैदा हो गया। हालांकि ये अभी आरोप हैं, इनकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग शुरू हो गई है। पंचकुला के बवाल के अलावा अंबाला से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी कुलविंदर कौर की बीजेपी की मेयर प्रत्याशी के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई भी होनी है। इसी बीच पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी बने पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सभी निकायों में मेयर और पार्षदों के चुनाव में शानदार जीत का दावा किया है। पंचकुला में जहां ईवीएम्स पड़ी हैं, वहां रात में लाइट न होने और कैमरे बंद पाए जाने के विपक्ष के आरोपों को पूर्व मंत्री ने बेबुनियाद बताया है। स्ट्रॉन्ग रूम में लाइट ऑफ होगी या लाइट बाकी होगी, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा कुछ भी। ये तो वैसे ही बहाना है, कुछ ना कुछ किसी न किसी बात का, तो ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग रूम में जब पेटियाँ रख दी तो उसके बाद क्या फर्क पड़ रहा है? लाइट आने से या नहीं आने से क्या फर्क पड़ रहा है? अंदर ही बैठे रहेगा कार्यकर्ता। अंदर स्ट्रॉन्ग रूम में बैठना चाहते हो फिर तो बात दूसरी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रूम में लाइट है या नहीं, ऐसे कोई खास। विपक्ष के इन आरोपों के बाद जांच जरूरी हो गई है। वैसे एक बार फिर शोर मच गया है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज।
तो निकाय चुनाव के नतीजे आने में महज एक दिन बचा है। कल यानी कल के बाद तस्वीर साफ होगी कि आगे परिणाम किस सियासी दल के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एस्टेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एस्टेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ। सुगबुगाहट है, एक दिन का समय बचा है, उसके बाद परिणाम सबके सामने होंगे। क्या कुछ चल रहा है सियासी दलों के बीच? आरोप की बात हम बाद में करेंगे, पंचकूला में जो विवाद का हमने एक रिपोर्ट में अपनी रिपोर्ट में कोट भी किया, लेकिन पहले सुगबुगाहट की बात और नतीजों के इंतजार में जो प्रतीक्षारत सियासी दल हैं उनकी बात। देवेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। आज पंचकुला में चंद देखिए, रात को कल इनका जैसा कहना है, अगर पब्लिकली कह रहे हैं तो इनकी बात माननी पड़ेगी कि रात को 1:30 बजे हम सब कुछ ठीक ठाक ईवीएम्स थी अपनी निगरानी में, हम घर चले गए, सुबह 8 बजे आए तो कैमरे बंद मिले, रात को कैमरे चल रहे थे। जो भी ये आरोप लगा रहे, देखिए लोकतंत्र है, किसी को अपनी बात रखने का कहने का अधिकार है, लेकिन उसकी सच्चाई जानना भी जरूरी होता है। बिल्कुल। ये जब आरोप लगा रहे कि जैसे आम आदमी पार्टी का भी है एक पार्षद प्रत्याशी के ऐसे हो गया, लोग भी इकट्ठा हुए, एकदम बवाल मचा जब मीडिया में ये बातें आई। लेकिन 1 घंटा पहले अभी आपको बताऊं एक और घटनाक्रम हुआ है सौरभ। एक घटनाक्रम ये हुआ है, मायावती की पार्टी टीएमसी ने 1 घंटा पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि 31 सीटें, जितना भी फैसला आए हैं, पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है, उनका कहना है कि 31 सीटें ऐसी हैं जहां एसआईआर में जितने वोट कटे हैं उससे कम में हार जीत का फैसला हुआ है। जैसे हिसार वाला केस है, ब्रजेंद्र सिंह जो कांग्रेस के नेता है, उन वाले केस में क्या था, उसमें यह था कि रद्द हुए वोटों से, जो उनकी संख्या रद्द हुए वोटों की, अगर उनसे कम में हार जीत अंकों में हुई है तो उस स्थिति में उसकी वीडियोग्राफी, कुछ अलग नियम है उसके लिए, उसको दोबारा से रिकाउंटिंग, रीवेरिफिकेशन होती है, जो एक हाई कोर्ट में चल भी रहा है कि वोटों का हार जीत का जो अंतर है, अगर वो रद्द हुए वोटों से कम है तो उस स्थिति में दोबारा रीवेरिफिकेशन, रिकाउंटिंग। आज ममता बनर्जी की पार्टी ने 31 सीटों पर लेकर ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने और जस्टिस बागची के सामने अपनी जो उनकी पहले चल रही है याचिकाएं कि हेरा फेर ये हुआ है, तो 31 सीटों पर नई सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी है कि कहा कि ठीक है आप नई याचिका दाखिल करो, 31 सीटों पर एसआईआर में जितने वोट कटे हैं उससे कम अंकों में, कम फिगर्स में हार जीत हुई है। तो एक नया बखेड़ा वहां पश्चिम बंगाल में भी है। तो ये बातें इस तरह की बार बार आती है, ये तो मेरे को लगता है फोबिया हो गया है, भ्रम है, वहम हो गया कि ऐसा हो रहा है। देखिए आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन आरोपों को साबित भी करना होता है। अब फिर सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल का केस जा रहा है और इधर पंचकुला की बात है, कल का दिन है, आज 11 तारीख खत्म और 13 तारीख को परसों बुधवार सुबह काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब ये आरोपों किस तरह के हैं, आरोपों में दम है कि नहीं है, वो जिला प्रशासन चुनाव आयोग को देखना है। लेकिन रह रहकर इस तरह की बातें सामने आना, मेरे को लगता है चुनाव की और पूरी प्रक्रिया की पवित्रता पर ही सवाल खड़े होते हैं। जी महेश, निकाय चुनाव के नतीजों का इंतजार सभी को है, सियासी लिहाज से कितने अहम माने जाएं, नतीजों का प्रभाव प्रोस एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनावों में जरूरत से कहीं ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया है। शक्ति से मेरा अभिप्राय है चेहरों का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री भी इस्तेमाल किए गए प्रचार के लिए, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल किए गए, तमाम कैबिनेट मंत्री इस्तेमाल किए गए। एक एक कैबिनेट मंत्री को एक एक चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी और पूरे चुनाव ये कैबिनेट मंत्री वहां मौके पर मौजूद रहे। तो ये माना जा सकता है कि इतने छोटे चुनावों को लेकर इतनी बड़ी शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक नई परिपाटी यहाँ पर कायम करती नजर आ रही है। हालांकि पहले भी नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा इस्तेमाल होता रहा है और हम लगातार ही बात जिक्र करते रहे कि मुख्यमंत्री खुद उम्मीदवार बन जाते हैं। तो ऐसे में इस बार भी नगर निगम चुनाव में अगर मुख्यमंत्री का पहुंचना, कैबिनेट मंत्रियों का पहुंचना, प्रदेशाध्यक्ष का पहुंचना लाजमी लगता है कि वोटों की संख्या विधायक से ज्यादा है तो फिर मुख्यमंत्री आए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर छोटे छोटे नगर पालिका चुनाव में भी मुख्यमंत्री प्रचार के लिए पहुंच जाए, प्रदेशाध्यक्ष प्रचार के लिए पहुंच जाए, कैबिनेट मंत्री प्रचार के लिए पहुंच जाए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को बुला लिया जाए, तो फिर लगता है कि बस मोदी और अमित शाह को बुलाना बाकी है, बाकी सब तो आ लिए। तो ये मानकर चलिए कि नगर पालिका चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी
मुझे लगता है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये थी कि कांग्रेस को पूरी तरह ध्वस्त कर दे, उनके हौसलों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया जाए, ताकि वो सामने खड़ा होने की शक्ति ना जुटा पाए, क्षमता पैदा ना हो, और एक सोच इस तरह की डेवलप हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी एक आंधी है, एक तूफान है, एक ज्वाला है, उसके सामने आप खड़े नहीं हो सकते। और वोटर्स में मुझे लगता है कि काफी हद तक, अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद अगर उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश की जाए, तो जी। वोटर्स में कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन जरूर आया कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। लेकिन अभी मुझे लगता है कि कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम उकलाना में हो सकता है। उकलाना के अंदर नगर पालिका का चुनाव था, और भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, इन तमाम चेहरों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार को लेकर किया गया। लेकिन वहां से जो इनपुट निकलकर सामने आ रहा है, उसमें कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को बड़े झटके का सामना उकलाना नगर पालिका चुनाव में करना पड़ सकता है। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक लगता है, तो फिर उसके बाद ये समझना भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा कि इतनी बड़ी ताकत, इतनी शक्तियों के इस्तेमाल के बाद भी अगर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, तो फिर जी। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी को आखिर क्या परिवर्तन की जरूरत है। अब जिक्र मैं कांग्रेस पार्टी का करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन किया है, थोड़ी एकजुटता की कोशिश भी यहाँ पर की गई है। अगर किसी के साथ नहीं चले तो किसी के खिलाफ भी बयानबाजी नहीं की गई। इसके जी। बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस जो है वो अगर हार और जीत के बिल्कुल आसपास नहीं रहता है, मुकाबले की स्थिति अगर नहीं रहती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी का हौसला टूटेगा। तो यही कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का हौसला तोड़ दिया जाए, कांग्रेस पार्टी खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, संगठन सृजन की जो कोशिश है वो एक तरीके से नेस्तनाबूद कर दी जाए। अगर कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ दिया, नेताओं का मनोबल तोड़ दिया, तो फिर आगे कहीं कोई दिक्कत कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को नहीं होने वाली। ये कोशिश बीजेपी कर रही है, और कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि अब किसी भी सूरत में मुकाबले की स्थिति कम से कम नजर आए। और मुझे लगता है कि उकुलाना का जो चुनाव परिणाम है वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को ऊपर तक झकझोर सकता है। ये परिस्थिति आ सकती है कि अगर इतनी ताकत का इस्तेमाल और बावजूद इसके वहां बीजेपी को झटका लग सकता है। वीरेंद्र जी, सियासी समीकरणों की बात की जाए तो किस तरह के बनते दिख रहे हैं? जो सुगबुगाहट है कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, इसको किस तरह से देखा जाए? सियासी हलकों में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी की स्थिति अब कल रात बनेगी, क्योंकि 13 तारीख को जब तस्वीरें सामने आएंगी तो जाहिर सी बात है कि परिणाम सबके सामने होंगे, जनता की जो जनादेश है वो लोगों के सामने होगा। किस तरह की परिस्थिति को बनते हुए देख रहे हैं इस निकाय चुनाव की वोटिंग के बाद? देखिए, एक आम धारणा जो बनी है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता, तो ये उसके संगठन के बलबूते पे है, उसके माइक्रो मैनेजमेंट पर निर्भर है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता के साथ चुनाव को लड़ती है। अब मान लीजिए, जिस तरह से हमेश जिक्र कर रहे थे, उकलाना हो या थापला नगर पालिका है, इसमें अगर परिणाम जो है विपरीत आता है, यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आता है, तो जो भी निर्वाचित अध्यक्ष होगा उसका देर सवेर भारतीय जनता पार्टी में जाना प्राय तय है। या तो स्वयं जाएगा, या ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि उसे भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाना पड़ेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई डैमेज कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही पार्टी की तैयारी रहती है। या तो पक्ष में आ जाएगा परिणाम, अगर पक्ष में नहीं भी आएगा, अनुकूल नहीं आएगा, विपरीत आएगा, तो उस अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ेगा। आप चाहे सोनीपत नगर निगम के जो पहले मेयर बने थे निखिल मदान ले लीजिएगा, अंबाला के नगर निगम के जो मेयर बनी थी शक्ति रानी शर्मा देख लीजिएगा, अंततः उनको भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा, और दोनों बाद में भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी बने। और अंबाला का और सोनीपत का मेयर का जो उपचुनाव हुआ था 9 महीने पहले, तो उसमें भी आप देखिए मतदान कितना हुआ था, 30% भी नहीं हुआ था। मतलब लोगों की रुचि ही नहीं थी। जो 30% मतदान के बाद भी अगर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है, तो ये समझा जा सकता है। अब भी देखिए, अभी जो शहरी क्षेत्रों में तो मतदान कम हुआ है। हाँ, ये अवश्य है कि कॉलोनियों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मतदान का प्रतिशत अधिक रहा है, वहां लोगों में उत्साह भी रहा है। तो अगर कुल मिला के जो मतदान में कमी आई है, तो इसका असर कहीं ना कहीं तो दिखाई देगा जी। और भारतीय जनता पार्टी का इसमें पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि लोगों को लग रहा है कोई विकल्प नहीं है। अगर कांग्रेस के या मेयर भी, पालिका अध्यक्ष भी, नगर परिषद अध्यक्ष भी बन भी जाए, तो वो स्थिति में क्या परिवर्तन करेगा?
सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। बिल्कुल। ऐसे में जो अगर मान लो कोई पार्षद भी, अगर नगर पालिका का सदस्य भी, अगर नगर निगम का सदस्य भी निर्वाचित होता है तो उसे सत्तारूढ़ दल की कृपा पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। तो देर सवेर भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल बिठाना ही पड़ेगा। तो इस तरह मिलाकर देखा जाए कि जो मतदान का प्रतिशत हुआ है वो चिंता का विषय है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये देखिए कि इस बार जो भी सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी अगर ईवीएम से मतदान होता है तो वीवीपैट, यानी कि अगर मैंने ईवीएम में किसी निशान पर बटन दबाया है तो मैं देख सकूं कि मेरा वोट सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा। मैंने बटन तो कहीं दबाया है और वोट कहीं जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन वो व्यवस्था तो इसमें निकाय चुनाव में लागू हुई नहीं जी। विधानसभा चुनाव में लागू है, लोकसभा चुनाव में लागू है, क्योंकि वहां जो है अब जो M3 मशीनों का उपयोग होना चाहिए वो नहीं हुआ, M2 मॉडल का उपयोग हुआ। तो इसमें चुनाव आयोग ने हालांकि पहले कह दिया था कि वीवीपैट जो है वो व्यवस्था लागू नहीं होगी, लेकिन इससे चुनाव की व्यवस्था पर, पारदर्शिता पर असर आता है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है तो उसके अनुसार पालन करना चाहिए, ये चुनाव आयोग की बाध्यता है। तो इस तरह से अब मतदान में जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो इसलिए देखिए जो विपक्ष होता है उसकी कुछ आशंकाएं भी होती हैं, वो कई बार सच भी होती हैं और कई बार अनावश्यक होती हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रशासन है, प्रशासन का काम अपना है, लेकिन जो विपक्ष कह रहा है तो उनका भी निवारण किया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति पैदा ना हो, अविश्वास की स्थिति ना पैदा बने, पारदर्शिता हो और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ऐसा लोगों को भी, राजनीतिक दलों को, उम्मीदवारों को भी लगना चाहिए। वीरेन जी, आपने एक बेहद अहम बात कही। आपने कहा कि वोट अगर कोई कास्ट कर रहा है तो उसको पता लगना चाहिए कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। बिल्कुल सही बात है कि अगर कास्ट किया किसी और पार्टी को, चला गया कहीं और, तो उसके वोट का कुछ आधार ही नहीं रह जाता, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, मायने ही नहीं रह जाते। वीरेन जी, अब इसमें चुनाव आयोग की भूमिका को किस तरह से देखा जाए, राज्य चुनाव आयोग की भूमिका को किस तरह से देखा जाए कि वोट कास्ट की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या पर्याप्त कदम उठाए गए हैं प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग द्वारा? देखिए, ईवीएम मशीनें उपलब्ध नहीं है, जो मशीनें हैं वो पुराने मॉडल की हैं, M2 मॉडल की हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान तो M3 मॉडल का उपयोग होता है जी। अब जो है ईवीएम उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए वो मॉडल नहीं उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए चुनाव आयोग ने तो पहले हाथ खड़े कर दिए थे कि इसमें वीवीपैट जो है वो व्यवस्था लागू नहीं होगी। यानी कि आप जिसको वोट दे रहे हैं आप देख नहीं पाएंगे कि उसको वोट गया है या नहीं गया, मतलब आप पुष्टि नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक अनावश्यक संदेह पैदा होता है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। लेकिन चुनाव आयोग के पास जब संसाधन ही उपलब्ध नहीं है तो वो क्या करेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट निर्देश हैं तो चुनाव आयोग को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर चुनाव आयोग इतना समय पहले व्यवस्था क्यों नहीं कर पाया, ये चुनाव आयोग की क्या मजबूरी रही, तो ये एक जो स्पष्टीकरण तो देना पड़ेगा, लोगों में अविश्वास तो पनपेगा और उम्मीदवारों में भी एक अनावश्यक संदेह पैदा होगा। चुनाव आयोग ने हालांकि पूरी व्यवस्था की थी, जिस तरह से पंचकुला के अंदर हुआ, जो इस तरह के व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं ये अनावश्यक है, लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। अगर व्यवस्था में कोई खामी रहती है तो चुनाव आयोग पर उंगली उठना स्वाभाविक है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जवाबदेही भी बनती है और देनी भी चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ, चाहे वो निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, निष्पक्षता के साथ कराए। और जिस तरह से निकाय चुनाव में कोताही बरती गई है वो भी क्यों चुनाव आयोग के द्वारा बरती गई है, या फिर क्या कुछ कमी रह गई थी, खामी किसकी रही है, तमाम सवाल हैं जो उठने भी लाजमी हैं। देवेंद्र, अगर हम समझने की कोशिश करें पंचकूला के विवाद को, तो उसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि सुधा भारद्वाज मेयर प्रत्याशियों कांग्रेस की आरोप लगा रही हैं कि 1:30 बजे हम गए थे। तो अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा देखें, इन डीप देखें, तो वो क्या था कि वो सीसीटीवी जो फुटेज थी वो पूरी तरह से बंद हो गई थी। हालांकि कंवरपाल गुर्जर ये कह रहे हैं कि भाई लाइट चली गई थी, स्ट्रांग रूम में 24 घंटे कोई नहीं बैठ सकता, वो पूरी तरह से निष्पक्ष है, पूरी तरह से सही है, सुरक्षित थे ईवीएम। सौरभ, देखिए, अगर ये आरोप चुनावी नतीजे आने के बाद लगते तब समझा जा सकता था कि हार की खींच है या कुछ कह, लेकिन अभी तो कल ये ईवीएम्स रखी गई हैं, शाम को 6 बजे तक तो टाइम था, सारी प्रक्रिया पूरी होती है, 7-8 बजे ईवीएम्स निकाली जाती है, उनको एक जगह पे स्टेशन किया जाता है जिसको स्ट्रांग रूम कहते हैं, वहां बकायदा ड्यूटी होती है, एजेंट्स होते हैं उम्मीदवारों के। तो जैसे आज ये मामला आया, सुबह होते ही मामला मतलब आ गया था कि इस तरह की हेराफेरी के आरोप है, मीडिया को बुलाया गया, बड़ी एजेंसीज के चैनल भी आप देखिए उनकी आईडीज लगी हुई हैं,
तो जी। कुछ लगा था कि मामला इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे आम आदमी पार्टी के ये भी कोई विशाल भारद्वाज है, वार्ड 13 से लड़े, इनका ये कहना है कि और भी जो निर्दलीय हैं वो सब इकट्ठे हो गई। मतलब एक झूठ सच का हम नहीं कह सकते, लेकिन ये फैल गई बात के, गड़बड़ी हो गई। रात को 1:30 बजे तक हम गए, कैमरे चल रहे थे, लाइटें जल रही थी, सोने के लिए चले गए। जब वो तुमको तसल्ली होगी कि कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठकर आएंगे। उनका कहना है 8 बजे जब हम आए तो हमने देखा जो मेन स्क्रीन के कैमरे ही बंद थे, अंदर भी बाहर भी कैमरे बंद थे। मतलब भले ही बेईमानी नहीं हुई, कुछ मैनिपुलेशन नहीं है, लेकिन शंका तो होती है, मन में तो बात आती है ना, बिल्कुल। आती है। तो अभी तो ईवीएम्स खुली नहीं, गिनती नहीं हुई, रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले इस तरह का। अब मेरे को लगता है कि जैसे सोनीपत में बड़ा टफ मुकाबला है, पंचकुला में भी जैसे लग रहा है, उकलाना में महेश बता रहे हैं कि वहां भी क्लोज फाइट है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को लगता है जब ये परिणाम आएंगे परसों बुधवार को, दोपहर तक आ ही जाएंगे। दोपहर से भी पहले 2-3 घंटे में, 2 घंटे में रुझान पता लग जाएगा किधर जा रही है। तो मेरे को लगता है नतीजे आने के बाद भी कुछ विवाद हो सकते हैं, इस तरह के आसार संकेत नजर आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं जो चुनाव छोटे हो बड़े हो, देखिए लोकतंत्र है, हार जीत भी चलती रहती है, अपनी नैतिकता भी हो, अपने फर्ज भी हो, लोकतंत्र की रक्षा लाज रखना सभी का फर्ज है। हर बार आरोप लगे, हर बार शंका हो, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं ये कहता हूं कि जब गिनती परसों होगी, प्रशासन को भी देखिए, प्रशासन सरकार का नहीं होता। जब आचार संहिता लागू होती है, जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं, पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के तहत आता है, और चुनाव आयोग की संवैधानिक बॉडी है। उनको मतलब एक कहावत है अंग्रेजी में, व्हेन यू जज एनीथिंग यू आर आल्सो जज्ड। अगर आप जज की कुर्सी पर बैठे हो, आप फैसला करते हो, तो आपके फैसले की भी विवेचना होती है कि आप किस नियत से, किस विवेक से आपने फैसला दिया है। तो ये उंगलियां उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं, ये सब कुछ अब बंद होना चाहिए। महेश, कंवरपाल गुर्जर मौजूदा सरकार में है, उनके बयान को किस तरह से देखा जाए? उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम है, सबको सुरक्षित है, बेवजह आरोप बनाया जा रहा है, बेवजह सवाल उठाए जा रहे हैं। स्ट्रांग रूम जो है, लाइट वगैरह उसकी बंद हो गई है, तो अंदर ही बैठे थोड़ी रहेंगे, सुरक्षित हैं वो सब? देखिए सौरभ, अंदर बैठे रहने की उम्मीद भी कोई नहीं कर रहा है। अब किसी को भी ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती कि अंदर किसी को बैठे रहना है। लेकिन अगर लाइट बंद की गई है, सीसीटीवी कैमरे का दरअसल पर्पस क्या है? सीसीटीवी कैमरे का पर्पस ये है कि 1 मिनट के लिए भी, किसी एक क्षण के लिए भी कोई भी ईवीएम मशीन के करीब नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कि टेम्परिंग किसी भी ईवीएम मशीन की ना हो पाए, कोई बैटरी निकालने की कोशिश ना हो, किसी तरह के डाटा को डिलीट करने की कोशिश ना हो। यही पर्पस सीसीटीवी कैमरे का है। अगर आप सीसीटीवी कैमरों को के लिए बंद कर लेते हैं, फिर हम ये कैसे मान लें कि आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है? फिर ये कैसे मान लिया जाए कि उनके साथ, मशीनों के साथ टेम्परिंग नहीं की गई है? अगर आपको लगता है कि जो स्ट्रांग रूम है वो इतना स्ट्रांग है कि कोई उसमें दाखिल नहीं हो सकता, तो फिर सीसीटीवी कैमरों की जरूरत क्या है? फिर मॉनिटरिंग की जरूरत क्या है? बिजली की भी जरूरत नहीं है। अगर अंदर किसी को बैठना नहीं है तो एयर कंडीशनर आपको इस्तेमाल नहीं करना है, वहां पंखे और ट्यूबलाइट की जरूरत क्या है? फिर तो मशीनें रखी है, बाहर से ताला लगाकर बाहर बैठे रहिए। अगर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है तो ये मानकर चलिए कि सुरक्षा के लिहाज से लगाया गया है, और अगर वो कैमरा बंद कर दिया गया है तो बिल्कुल लाजमी सवाल है, आपकी नीयत पर सवाल है, आपके प्रशासन पर सवाल है, क्यों लाइटें बंद की गई, क्यों कैमरे बंद किए गए, और अगर सील दुरुस्त है। अब देखिएगा, जब पंचकुला की काउंटिंग शुरू होगी तो फिर ये बात भी सामने आएगी कि ईवीएम मशीनों की सीलें तोड़ी गई हैं, ईवीएम मशीनों के साथ टेम्परिंग की गई है। वहां पर जब काउंटिंग एजेंट्स अपनी अपनी मशीनों को खोलने का काम करेंगे तो आप ये बवाल भी देख लीजिएगा कि वहां पर ईवीएम मशीनों की सीलें टेम्पर्ड हो सकती हैं। अगर इतना हुआ है तो वो भी होगा। और उसके बाद अगर आप ये कहें कि देखिए स्ट्रांग रूम तो बहुत स्ट्रांग हुआ करता है, अगर स्ट्रांग रूम इतना स्ट्रांग है तो ना तो कैमरे लगाइए, ना लाइट की जरूरत है, ना किसी एसी बिजली पंखे की जरूरत है। फिर मशीन ऑन रखिए और बाहर बैठे रहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है। वीरेंद्र जी, अब आने वाले समय में जो महेश कह रहे हैं, शॉर्ट में आपसे समझना चाहूंगा, अगर पंचकूला के परिणामों को लेकर सवाल खड़ा होता है तो आगे सियासी परिस्थिति किस तरह की बन सकती है? क्योंकि आरोप लगातार लगते रहे हैं बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, वोट चोरी के आरोप कांग्रेस, हमने एक धड़ा देखा है, लंबे स्तर पर आंदोलन भी देखा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। देखिए, ये पहले से ही भूमिका बनी हुई है। रणदीप सुरजेवाला ने भी पहले भी 8500 वोटों की डबल एंट्री का आरोप लगाया है। इसी तरह की बात अंबाला में भी हुई है जी। तो एक तरह के, देखिए, विपक्ष के हाथ में मुद्दा तो है ही है, लेकिन क्या वास्तव में जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, क्या वो नहीं हुए? तो इस तरह की विपक्ष की आशंका है। देखिए, विपक्ष की आशंकाएं अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, लेकिन जब सत्तारूढ़ दल
है भारतीय जनता पार्टी, तो लोगों का झुकाव है अभी भारतीय जनता पार्टी पर। लोग अभी कांग्रेस को इसलिए नहीं चुनना चाहते क्योंकि कांग्रेस, अगर मान लीजिएगा निकाय चुनाव में कांग्रेस विजयी भी हो जाती है तो वो क्या कायाकल्प कर लेगी, उसे निर्भर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए हाँ, ये बात अवश्य है कि इन निकाय के चुनाव बाद राज्य की राजनीति बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष आएगा या मनोहर बलोरिया के कार्यकाल जारी रखेंगे, उनको नया कार्यकाल मिलेगा। ये सब अटकलों का दौर है। भारतीय जनता पार्टी की भी राजनीति बदलेगी क्योंकि प्रदेश की नई इकाई बनेगी और उसके अंदर कांग्रेस में भी संगठन के स्तर पर काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि निकाय चुनाव से राजनीतिक और सियासी समीकरण कितने बदलने वाले हैं और जो ट्रांसपेरेंसी का सवाल उठ रहा है वो कितनी चुनाव आयोग निष्पक्ष तौर पर उसे बना पाएगा, बरकरार रख पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।